स्वागत है आप सभी का आज के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 4 नवंबर 2025 और हर रोज़ की तरह फिर से हम लोग चर्चा करेंगे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इज द चेयरपर्सन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है रंजना प्रकाश देसाई। कौन? रंजना प्रकाश देसाई जो है, इनको 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत सरकार के कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संरचना की समीक्षा के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। इस आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी, जो इससे पहले लोकपाल समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आयोग को अपने गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपनी होगी। यह आयोग वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अधीन कार्य करता है, लेकिन वित्त आयोग से स्वतंत्र है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन संरचना में समानता, पारदर्शिता और मुद्रास्फीति के अनुसार सुधार सुनिश्चित करना है। अगले प्रश्न की बात की जाए, बाय व्हाट परसेंटेज डिड इंडियाज जीएसटी रेवेन्यू इंक्रीज इन अक्टूबर 2025 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। अक्टूबर 2025 में भारत के जीएसटी राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 4.6% की। कितने? 4.6% की वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2025 में भारत का ग्रॉस जीएसटी राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 4.6% बढ़ करके 1.95 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अक्टूबर 2024 में यह 1.87 लाख करोड़ था, जबकि इस बार दरों में कटौती के बावजूद संग्रह में वृद्धि देखी गई। इससे केंद्रीय जीएसटी 36,547 करोड़, राज्य जीएसटी 45,134 करोड़ और एकीकृत जीएसटी जो है 1,06,443 करोड़ शामिल है। इसके अतिरिक्त शेष से जो है 8,712 करोड़ की वसूली हुई। यह वृद्धि दर्शाती है कि कर प्रणाली में पारदर्शिता और अनुपालन बढ़ा है। साथ ही टैक्स प्रशासन को सरल और उपभोक्ता अनुकूल बनाने की सरकार की नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। अगला प्रश्न है आज का, वेयर वाज a 4,000-year-old Bronze Age temple recently discovered linked to the ancient डेलमुन सिविलाइजेशन। यानी कि हाल ही में लगभग 4,000 वर्ष पुराना कांस्य युग का मंदिर जो दिलमुन सभ्यता से जुड़ा है, कहाँ पर खोजा गया है? तो ये खोजा गया है कुवैत में। कहाँ पर? कुवैत में ये खोजा गया है। पुरातत्वविदों ने हाल ही में कुवैत के फैलाका द्वीप पर लगभग 4,000 वर्ष पुराना कांस्य युग का मंदिर खोजा है, जो प्राचीन दिलमुन सभ्यता से जुड़ा है। दिलमुन सभ्यता मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी के बीच एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र थी, जो 32,000 से 16,000 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। फैलाका द्वीप इस व्यापार नेटवर्क का हिस्सा था, जहां बहरीन और कुवैत के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। यह स्थल प्राचीन तांबे, मोती और लकड़ी जैसे वस्तुओं के व्यापार का प्रमाण देता है। दिलमुन सभ्यता के पतन के बाद यह क्षेत्र धीरे धीरे मेसोपोटामिया और फारसी साम्राज्य के प्रभाव में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है, विच यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स रिसेंटली डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए रिपेयर प्रोटीन RAD52 ऑफरिंग होप फॉर न्यू कैंसर थेरेपीज। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में डीएनए रिपेयर प्रोटीन RAD52 की संरचना की खोज की, जिससे नई कैंसर थेरेपी की आशा जगी है? तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा। किस यूनिवर्सिटी के? तो यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा। यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के शोधकर्ताओं ने डीएनए रिपेयर प्रोटीन RAD52 की नई आणविक संरचना की खोज की है। यह प्रोटीन उन कैंसर कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें BRCA1 और 2 म्यूटेशन जैसी डीएनए रिपेयर कमियां होती हैं। यह खोज कैंसर उपचार में नए मार्ग खोल सकती है, क्योंकि RAD52 इन्हिबिटर अब पारंपरिक PARP
इन्हिबिटर्स की तरह कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, लेकिन रेडिएशन और कीमोथेरेपी से कम विषाक्तता के साथ यह अध्ययन कैंसर चिकित्सा में टारगेटेड थेरेपी को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ी प्रगति मानी जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, हु रिसेंटली वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन तंजानिया एमिड वायोलेंस एंड अनरेस्ट। हाल ही में हिंसक अशांति के बीच तंजानिया में राष्ट्रपति का चुनाव जो है किसने जीता है? तो ये है सामिया सुलूह हसन। कौन है? सामिया सुलूह हसन ये राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं। तंजानिया के चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन को 97.66% वोटों के साथ पुनः निर्वाचित घोषित किया। इस चुनाव में लगभग 87% वोटर टर्नआउट दर्ज किए गए, जिससे उन्हें अगले 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए पद पर बने रहने का अधिकार मिला। हालांकि चुनाव के दौरान विपक्षी नेताओं को नज़रबंद किए जाने और हिंसक विरोध प्रदर्शनों की खबरें भी सामने आई, लेकिन जिन प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की पुष्टि की गई, जिनमें कई प्रदर्शनकारियों के जो है मारने की पुष्टि की गई, संयुक्त राष्ट्र ने 10 से अधिक मौतों की रिपोर्ट दी, जबकि तंजानिया सरकार का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है और यह राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने की दिशा में आवश्यक कदम था। अगला प्रश्न है आज का, हु हैज़ रिसेंटली एज्यूम्ड चार्ज इज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। हाल ही में कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का पदभार किसने संभाला है? तो ये है विश्वजीत सहाय। किन्होंने संभाला है? विश्वजीत सहाय ने संभाला है। भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 1990 बैच के अधिकारी श्री विश्वजीत सहाय ने 1 नवंबर 2025 को कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट का पदभार संभाला। उन्हें रक्षा वित्त क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे पहले एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में कार्य कर चुके हैं और कई रक्षा वित्तीय परियोजनाओं में जो है प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई है। विश्वजीत सहाय ने डिफेंस अकाउंट सर्विस में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। उनका अनुभव रक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने में सहायक होगा। अगला प्रश्न है आज का, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट ग्लोबल स्टडी लेड बाई ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी एंड PIK, हाउ मेनी आउट ऑफ 34 प्लेनेटरी इंडिकेटर्स हैव रीच्ड रिकॉर्ड एक्सट्रीम्स। ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी और PIK नेतृत्व में हुई एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार 34 उपग्रह संबंधी संकेतकों में से कितने रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं? तो टोटल इनकी संख्या है 22 संकेतक। कुल कितने संकेतक हैं? 22 संकेतक हैं। ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी और पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च के द्वारा किए गए एक ग्लोबल अध्ययन में पाया गया कि 34 आवश्यक ग्रह संकेतकों में से 22 संकेतक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। इनमें वैश्विक तापमान, ग्रीन हाउस गैस स्तर, समुद्री बर्फ का पिघलना और जंगल की आग की आवृत्ति शामिल है, जो धरती के लिए गंभीर जलवायु संकट का संकेत है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 पिछले 1,25,000 वर्षों का सबसे गर्म वर्ष था, जिसमें औसत तापमान 1.54 डिग्री सेल्सियस बढ़ा और CO2 का स्तर 430 ppm से अधिक रहा। साथ ही जंगलों में आग लगने के मामलों में 370% वृद्धि दर्ज की गई, जो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बड़ा खतरा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं आज के, विच ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज विल लीड द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल। त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल का नेतृत्व जो है भारतीय सशस्त्र बलों की कौन सी शाखा करेगी? तो ये शाखा है भारतीय नौसेना। कौन सी शाखा करेगी? तो भारतीय नौसेना करेगी। भारतीय नौसेना जो है इसने राजस्थान, गुजरात और उत्तरी अरब सागर क्षेत्र में आयोजित होने वाले त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल का नेतृत्व करेगी। यह संयुक्त अभ्यास थल सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत करेगा। अभ्यास का उद्देश्य तीनों सेनाओं और कोस्ट गार्ड, BSF जैसी एजेंसियों के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी, ज्वाइंटनेस और नेटवर्क इंटीग्रेशन को बढ़ाना है। इसमें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस,
इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर जैसे पहलू शामिल होंगे। INS तलवार, LCU और IAF के सपोर्ट एसेट्स भी इसमें भाग लेंगे। अगला प्रश्न है आज का, विच ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च इंडियाज एडवांस्ड नवल कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7R। भारत का एडवांस्ड नौसेना संचार उपग्रह GSAT-7R कौन सी संस्था लॉन्च करेगी? तो ये लॉन्च करने वाली है इसरो। कौन सी संस्था? इसरो लॉन्च करने वाली है इसको। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो श्रीहरिकोटा से GSAT-7R उपग्रह लॉन्च करेगा। यह भारत का सबसे भारी और सबसे एडवांस नौसैनिक संचार उपग्रह होगा। यह सैटेलाइट भारतीय नौसेना को समुद्री क्षेत्र में सैटेलाइट आधारित नेटवर्क कम्युनिकेशन और सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। मल्टी बैंड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से यह नेवल एजेंसियों और कमांड सेंटर्स के बीच सुरक्षित वॉइस डेटा, ऑडियो और वीडियो लिंक को संभव बनाएगा, जिससे नौसेना की संचार क्षमताएं और मजबूत होंगी। आज के अगले और आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। वेयर इज द इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? उभरती विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। कहाँ पे किया जा रहा है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्फ्रेंस जो है इसका आयोजन 3 से 5 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन का विषय है विकसित भारत 2047, सतत नवाचार, तकनीकी उन्नति और सशक्तिकरण में अग्रणी, जिसमें 3000 से अधिक वैज्ञानिक और नीति निर्माता भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्राइवेट सेक्टर के नेतृत्व वाले R&D और डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु 1 लाख करोड़ रुपए की जो है RDI योजना भी लॉन्च की। RDI योजना बोले तो रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन जो है ये योजना इन्होंने लॉन्च की। तो ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि आज के सभी प्रश्न जो है आप बेहतर तरीके से याद कर लिए होंगे और सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, धन्यवाद।